डियर स्टूडेंट, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए चैप्टर 12 करा रहे थे, जिसका कि आज लेक्चर 2 है। एक प्रमेय करा चुके हैं, ये सेकंड प्रमेय है। तो प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है? दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण तथा उनके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण, दो संगत कोण तथा उनके अंतर्गत भुजा समान हो। तो पहले इसमें दोनों त्रिभुज बना लेते हैं हम। सपोज करो एक त्रिभुज है ये ABC, एक त्रिभुज है ये DEF। एंगल B एंगल E के इक्वल है, एंगल C एंगल F के इक्वल है, और इनके अंतर्गत भुजा ये इनके अंतर्गत भुजा मानी जाएगी, और ये दोनों भुजाएं ये इक्वल हैं। तो दिया है, हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में एंगल B इजकल टू एंगल E, एंगल C इजकल टू एंगल F तथा BC इक्वल टू EF। ये हमारा दिया हुआ हो गया। क्या हो गया? एंगल B इजकल टू एंगल E, एंगल C इजकल टू एंगल F और BC इजकल टू EF। सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम। त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज DEF के। ये हमें सिद्ध करना है। प्रमाण क्या होंगे इसके? तो यहाँ पे दो स्थिति बनेंगी। एक स्थिति ये बनेगी कि AB और DE अगर दोनों इक्वल हैं, तब क्या होगा? हमारा AB और DE दोनों इक्वल हो जाएंगी। ये एंगल दोनों बराबर दिए हुए हैं, ये साइड दोनों बराबर दी हुई हैं, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी स्थिति ये होगी कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। जब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगी तो वहाँ पे फिर दो केसेस बनेंगे। तो पहली स्थिति कर लेते हैं पहले। स्थिति फर्स्ट, यदि AB इक्वल टू किसके हो? DE के, तो क्या होगा? तब त्रिभुज ABC
व त्रिभुज DEF में क्या होगा? AB इक्वल टू DE मान लिया है हमने। एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल E के, दिया है। BC इक्वल टू हो जाएगा किसके? EF के, ये भी दिया है। इसलिए ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सर्वांग साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, तो ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे ट्रायंगल। अब दूसरी स्थिति क्या बनेगी? अब सेकंड केस है इसका, यदि AB इक्वल ना हो DE के, यदि ये दोनों साइड इक्वल ना हो, तब क्या होगा? तब दो बातें हो सकती हैं, या तो ये AB जब इक्वल नहीं है तो क्या होगा? या तो ये AB छोटी होगी DE से, अगर छोटी नहीं होगी तो ये बड़ी होगी। दो केस हो सकते हैं, या तो AB छोटी होगी DE से या AB बड़ी होगी DE से। तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? DE पर कोई बिंदु अपनी तरफ से ले लेंगे, मान लीजिए या G बिंदु, G ले लेंगे इस प्रकार, कोई G बिंदु इस प्रकार लिया है कि GE इक्वल टू AB। कोई हमने G बिंदु इस प्रकार लिया कि GE इक्वल टू AB। अब कोई बिंदु G हमने लिया है DE पर, किस प्रकार लिया है कि GE किसके इक्वल हो जाए? AB के। अब ये G बिंदु DE पर स्थित होगा यदि AB छोटा है DE से, और यदि AB बड़ा है DE से तो ये DE के बाहर स्थित होगा। तो यदि AB छोटा है DE से तो बिंदु G रेखाखंड DE पर स्थित होगा। और यदि AB बड़ा है DE से तो बिंदु G रेखाखंड ED को आगे बढ़ाने पर प्राप्त होगा। तो फिगर में यदि AB छोटा है DE से तो ये G बिंदु इस पर DE पर स्थित होगा। सपोज करो ये यहाँ स्थित होगा। G और F को मिला दिया हमने। और यदि ये AB बड़ा है DE से तो ये G बिंदु DE के बाहर स्थित होगा। तो ये ED जो रेखा है इसको आगे बढ़ाने पर मिलेगा। तो ये दूसरे फिगर में दिखा देते हैं इसको। तब उस कंडीशन में ये फिगर होगा हमारा, ये G बिंदु ED को आगे बढ़ाने पर सपोज करो यहाँ पे होगा, इसको आगे बढ़ा दिया और G को F से मिला दिया।
तो ये अब ए बी किसके बराबर होगा, जी के। ए बी यहाँ भी किसके बराबर हमारा, जी के। ये उस कंडीशन में जब ए बी छोटा है डी से, और ये उस कंडीशन में जब ए बी बड़ा है डी से। अब ट्रायंगल ए बी सी व ट्रायंगल जी ई एफ में क्या है, ए बी इक्वल है जी के। ए बी किसके इक्वल है, जी के, क्योंकि हमने ये लिया है डी वर्ग जी इस प्रकार है कि ए बी जी इक्वल टू ए बी, माना है हमने ये। एंगल बी किसके इक्वल है, ई के। एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, ये दिया है। और बी सी किसके इक्वल है, ई एफ के, ये भी हमें दिया है। तो इसलिए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल जी ई एफ के। जी ई एफ या जी एफ ही एक ही बात है, जी ई एफ या जी एफ ही एक ही बात है। तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, ये सर्वांग सम हो जाएगा। इससे क्या सिद्ध होता है कि एंगल जो सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल जी एफ ई के। फिगर में एक बार दिखा देते हैं। फिगर में देखो, ये ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल जी ई एफ, और ये इस वाले में लेंगे तो ये ट्रायंगल जी ई एफ। अब ये ट्रायंगल ए बी सी और जी ई एफ हमने क्या कर दिए, सर्वांग सम। ये इस वाले उस कंडीशन में भी और इस वाली कंडीशन, दोनों कंडीशनों में क्या हो गए, सर्वांग सम। जब सर्वांग सम हो गए तो इनके जो संगत कोण क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि एंगल जो सी है किसके इक्वल होगा, हमारा एंगल जी एफ ई के। इस वाले फिगर में भी एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, जी एफ ई के। तो एंगल सी हमारा इक्वल है जी एफ ई के, हमने सिद्ध कर दिया है सर्वांग सम के, सर्वांग सम का जो थ्योरम है उसके माध्यम से। अब हमें एंगल सी किसके इक्वल दिया था, एंगल एफ डी एफ ई के इक्वल दिया गया था। और एंगल सी हमने सिद्ध किया है एंगल जी एफ ई के इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल जी एफ ई और एंगल डी एफ ई दोनों इक्वल हो गए। अब ये कब संभव है, ये तब संभव है जब जी एफ और डी एफ ये दोनों आपस में क्या हो जाए, संपाती हो जाए। जी और डी ये अलग बिंदु ना हो, ये एक दूसरे पर क्या हो जाए, संपाती हो जाए। ये तभी संभव है, इस कंडीशन में भी और इस कंडीशन में भी। इसका मतलब क्या है कि जो हमने ये माना है ए बी छोटा है डी ई और ए बी बड़ा है डी ई, जो कंडीशन हमने मानी है, ये कंडीशन संभव नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तब एंगल सी इक्वल टू क्या हो गया, एंगल जी एफ ई। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण, इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। किंतु हमें एंगल सी किसके इक्वल दिया गया है, एंगल एफ के। समझा दिया मैंने आपको फिगर से। एंगल एफ को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल डी एफ ई। तो ये हमें दिया हुआ है, दिया है, इसको हमने मान लिया इक्वेशन सेकंड। इसलिए समीकरण 1 व 2 से क्या हो गया, एंगल जी एफ ई
ये एंगल जी एफ ही और ये एंगल डी एफ ही क्या हो गए, इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए। अब ये कब संभव है, यह तभी संभव है, ये कब संभव है, यह तभी संभव है जब जी एफ तथा डी एफ परस्पर संपाती हो। समझा दिया मैंने आपको फिगर से पहले ही। इसलिए जी तथा डी एक ही बिंदु है, जी और डी अलग बिंदु नहीं है, एक ही बिंदु है। जब वो एक ही बिंदु है तो वो पहली वाली कंडीशन को इंडिकेट करेगा। और पहली वाली कंडीशन में हमने सिद्ध करके दिखा दिया है कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग। इसका मतलब क्या हो गया, अतः ए बी सी और डी ई एफ दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे। यही हमको सिद्ध करना था। इति सिद्धम। थैंक यू।